हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट, एमपी टेट या फिर बिहार टेट हो या आपका हरियाणा टेट हो या फिर सुपर टेट हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जब भी क्लासेस आपकी अपलोड हों तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी जरूर मिल जाए। यहाँ पर सी टेट जनवरी 2024 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आपकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो करवाए जा रहे हैं, जिसका प्रैक्टिस सेट एक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए थे। अब आज हम 31 से आगे के क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं और सी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपका 21 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हमारा 31 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका है, जो चाइल्डहुड इन सोसाइटी नामक बुक है उसके रचयिता कौन है? कौन सी? चाइल्डहुड इन सोसाइटी। ऑप्शन है आपके फ्राइड, इरेक्शन, जॉन डीवी और वाटसन। राइट आंसर आपका क्या होगा? एरिक इरेक्शन है। एरिक इरेक्शन के द्वारा बुक लिखी गई थी चाइल्डहुड इन सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर का। उलझन की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाएगी? ऑप्शन आपको देखना है, पूर्व किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा पूर्व बाल्यावस्था। ये उलझन की अवस्था कहलाती है, पूर्व किशोरावस्था। अगर कहीं ऑप्शन में आप लोगों के पूर्व किशोरावस्था की जगह सिर्फ किशोरावस्था दिया होता तो फिर आप आंसर में किशोरावस्था लगा करके आएंगे। उलझन की अवस्था पूर्व किशोरावस्था कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो टीच कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? TEACCH ये एक कार्यक्रम होता है डिसेबिलिटी के लिए। ऐसे बच्चे जो डिसेबल होते हैं, तो वही पूछा गया है कि किस टाइप के बच्चे यानी किस प्रकार के बालक के लिए यह शिक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा कार्यक्रम? टीच कार्यक्रम इसे कह सकते हो, TEACCH। ऑप्शन है आपके श्रवण बाधित बालक के लिए या फिर मेधावी बालक के लिए। सी ऑप्शन है ऑटिज्म के लिए या फिर बौद्धिक अक्षमता वालों के लिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑटिज्म के लिए। जो बालक ऑटिज्म से ग्रसित होते हैं उनके लिए यह टीच कार्यक्रम चलाया जाता है और उनको शिक्षित किया जाता है। ऑटिज्म को अगर हम बात करें हिंदी में इसको क्या कहोगे? ठीक है, तो हिंदी में इसको स्वलीनता बोलते हैं। तो प्रश्न जो आपका है यहाँ पर, हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुन ले, स्वलीनता भी लिख करके आ सकता है और ऑटिज्म भी लिख के आ सकता है। हिंदी में इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप दोनों में याद रखिए, ऑटिज्म या फिर स्वलीनता। स्वलीनता। अब ऑटिज्म होता क्या है? तो यह एक समझ लीजिए कि ब्रेन की प्रॉब्लम से रिलेटेड एक डिसेबिलिटी है। ये ऑटिज्म जो होती है, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो असामान्य चीज़ों में रुचि रखने लगता है, असामान्य व्यवहार करने लगेगा। यानी कि जो नॉर्मल व्यवहार होता है उस तरह से व्यवहार नहीं करेगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, असामान्य तरीके से करेगा। जब बात करेगा तो अटकेगा, उसमें हकलाएगा, रुक रुक के बोलने जैसी जो आदत हो जाती है वो आपकी ऑटिज्म कहलाती है। ठीक है, इसको आप कह सकते हो कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर के लक्षण हो सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? और ऑटिज्म कहते हैं हम लोग। तो ये ऑटिज्म के लिए आपका टीच कार्यक्रम होता है। समझ में आ गया कि जो ऑटिज्म आपकी डिसेबिलिटी का जो एक पार्ट है, तो ऑटिज्म में होता क्या है? बालक रुक रुक के बोलता है, हकलाता है, ठीक है, असामान्य तरीके से व्यवहार करने लगता है, इसी को आप ऑटिज्म कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटिज्म हो जाएगा। जो टीच कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑटिज्म, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर का। पारिस्थितिकीय सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? पारिस्थितिकीय सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आपके आते हैं? माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, एक्सो सिस्टम या फिर मेजो सिस्टम। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा माइक्रो सिस्टम। ठीक है, ये प्रश्न आपका किसी भी एग्जाम में अभी तक नहीं आया है,
फिर भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया कि जो पारिस्थितिकीय सिद्धांत के अनुसार जो मूल्य किस तंत्र में आते हैं, तो ये आएंगे आपके माइक्रो सिस्टम में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? किसकी बात की जा रही है? जो ये कथन 4 दिए गए हैं, विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से कौन सा सूचित आपका करता है? विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। दूसरा है आपका विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं होते हैं। सी ऑप्शन है आपका अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। तो देखिए अधिगम की दर जो है विकास की दर से काफी अधिक होती है, ये भी नहीं है। हमें विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करना है, ऐसा कौन सा सेंटेंस है? तो आपने पढ़ा ए वाला, विकास एवं अधिका अंतः संबंधित भी हैं और अंतः निर्भर भी होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो विकास है और अधिगम है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर बालक का विकास अच्छा है, मेंटल डेवलपमेंट अच्छा है, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है, तो उसकी जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो भी अच्छे तरीके से होगा। तो मतलब यही है कि विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो इसमें बालक को किस प्रकार से देखा जाता है? इसका आंसर आप लगा सकते हैं जब भी आप ऑप्शन देखेंगे। कैसे? खाली स्लेटों के रूप में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर वो कोरे कागज प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को नहीं माना जाता है। छोटे वयस्कों के रूप में ये भी नहीं होगा। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, तो निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में भी, क्योंकि वो सक्रिय होंगे। प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा करवाया जाता है। इसमें लर्निंग बाय डूइंग वाला कॉन्सेप्ट होता है आपका, कि करके सीखना ही आपका प्रगतिशील शिक्षा का मतलब होता है। तो यहाँ पर क्या है, सक्रिय अन्वेषक, यानी इनको आप लिटिल साइंटिस्ट वैसे भी बोलते हैं बालकों को। यहाँ पर क्या है, सक्रिय अन्वेषक के रूप में प्रगतिशील जो शिक्षा होती है उसमें माना जाता है बच्चों को, क्या कि ये एक सक्रिय अन्वेषक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, लेओ वाइगोस्की के अनुसार अधिगम। अब यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बता देंगे। लेओ वाइगोस्की का अगर आपने सिद्धांत पढ़ा है, उनका नाम ही जो सिद्धांत का है वो आपको समझ में आ जाएगा। इनके सिद्धांत का नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो लेओ वाइगोस्की के अनुसार जो अधिगम होता है वो कैसी गतिविधि है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख गए। एक है, एक अनुबंधित गतिविधि है। हमेशा आपको चारों ऑप्शन पहले पढ़ना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लगा देना। आपको सही भी लग रहा है, लेकिन क्या होता है सीडीपी में कि आपको सही तो लग रहा है, लेकिन जब 4 ऑप्शन पढ़ेंगे उनमें से बेस्ट आपको कौन लग रहा है, तो हमेशा पढ़ना जरूरी है। एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, या फिर एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो याद रखिए, जो लेव वाइगोस्की ने लर्निंग के लिए जो बताया है वह एक क्या है, सामाजिक गतिविधि है। और इसको वैसे याद रख सकते हैं कि लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत दिया था। तो जहां पर भी समाज की बात आती है, मैक्सिमम आंसर आपका वहां पर लेव वाइगोस्की रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। किसकी? वयस्कता की पहल करने की बात करिए, मतलब शुरुआती वयस्कता में जाने से पहले कौन सी स्टेज रही होगी। ठीक है, ये मान सकते हो, प्रश्न यही पूछ रहा है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, यानी कि किसके बाद वयस्कता की ओर वो बालक जाएगा। तो डायरेक्ट आप आंसर देख लेंगे, बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, या फिर पूर्व क्रियात्मक अवधि। तो आपको पता है किशोरावस्था के बाद वयस्क अवस्था में बालक आएगा। तो इसका जो संक्रमण की पहल करती है वो कौन सी अवस्था करेगी, कौन सी अवधि करेगी, वो हो जाएगी आपकी किशोरावस्था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा किशोरावस्था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती है, यानी कि प्रारंभिक कक्षा में मान लीजिए फर्स्ट क्लास में पहुंचता है या KG1 KG2 में पहुंचता है बालक या फिर बालिका, तो साथ में अनुभव क्या लेकर के आते हैं, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन है, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो भी अनुभव लाते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो देखिए, जो भी अनुभव अपने फैमिली से, आस पड़ोस से जो भी सीख करके आए हैं, जैसा वातावरण था वहाँ का, तो वो जो अनुभव लेकर के आते हैं क्लास में, कक्षा में पहली बार जब जाते हैं, तो उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए। जो अनुभव लेकर के आते हैं बिल्कुल नहीं, उनकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना है। तो राइट आंसर क्या होगा, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। जो भी अनुभव लेकर के आए हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। बाकी जो 3 ऑप्शन है ये आपके नेगेटिव वर्ड दिख रहे हैं हर जगह पर। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की विवेचना से आप तर्क कहते हैं तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, बालक की जो विवेचना है वो तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। यह किस पर आधारित है, अंतर्ज्ञान अंतर्बोध पर आधारित है, व्यवस्थित तर्क पर आधारित नहीं है। तो जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाएं दी थी, उनमें से कौन सी अवस्था आपकी यह कहलाएगी। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन 4 है संवेदी गामक, यानी इंग्लिश में आप इसे सेंसरी मोटर भी कहते हैं। पूर्व क्रियात्मक या संक्रियात्मक काल कह सकते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है ये। मूर्त क्रियात्मक काल यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और आपकी यहाँ पर होगी औपचारिक क्रियात्मक काल, इसको इंग्लिश में आप कहोगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा आपका पूर्व क्रियात्मक काल, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बालक के अंदर तर्क नहीं होता है और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर। याद रखिए, तो कौन सी अवस्था कहलाएगी, पियाजे के अनुसार अवस्था कहलाएगी आपकी पूर्व क्रियात्मक काल। ये आपका जो प्रश्न है HTET लेवल 1 में आया हुआ था। ये सभी क्वेश्चन जितने भी मैं करवा रहा हूँ ना, एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं आपके। कोई CTET लेवल 1 में आया है, लेवल 2 में आया है, अभी तक जितने पे किए हमने लेवल 1 और लेवल 2 CTET दोनों में आए हुए क्वेश्चन अभी तक हम कर रहे थे। एक क्वेश्चन जो ऑटिज्म वाला था वो किसी एग्जाम में नहीं आया हुआ है, मैंने पहले आपको बता दिया। लेकिन जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 41 नंबर का क्वेश्चन है, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है, यानी कि बालक को मानव संपर्क में रखा ही नहीं गया, प्रायः दीर्घ काल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद में भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष पर बल देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वातावरणीय, जैविकीय, अंतःक्रियावाद या फिर व्यवहारिक। फिर एक बार प्रश्न पढ़िए, क्योंकि प्रश्न को जब आप समझ लेंगे अच्छे से तभी आप राइट आंसर लगा पाएंगे। एक बालक जिसे मानव संपर्क से अलग रखा गया तो प्रायः दीर्घ काल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है। सीधी सी बात है, जब मानव संपर्क से दूर रखोगे तो मानव की भाषा उसे समझ में नहीं आएगी या बोल नहीं पाएगा, तो भाषा की कमी दर्शाएगा, जो बाद में भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है। इसके बाद अगर उस भाषा को पूर्ण करने की कोशिश की जाए तो वह नहीं हो पाती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष पर बल देता है, तो ये अंतः क्रियावाद पर बल देता है, यानी कि जब अंतः क्रियावाद होगा नहीं, मानव संपर्क में रहेगा नहीं, तो उस पर भाषा का विकास नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अंतः क्रियावाद। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है। किसके लिए, सामाजिक दक्षता के लिए।
मतलब सामाजिक विकास अगर बालक का करना है तो कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी आपकी होगी? अधिनायकवादी, बिल्कुल भी नहीं। अधिनायकवादी हो गया मतलब शासनवादी, अपना हक जमाना कि नहीं ये ऐसा करेगा वो वैसा करेगा, तो आपका जो बालक है उसका सामाजिक विकास नहीं होगा अगर आप उसे कंट्रोल में रखेंगे। लापरवाह होना बिल्कुल भी नहीं, और कृपालु भी नहीं होना है। राइट आंसर आपको अपने आप दिख गया। मतलब अगर बच्चा गलती करता है तो थोड़ा बहुत उसको कोशिश करिए, डांटिए, ज़्यादा नहीं। जब थोड़ा बहुत बालक समझदार नहीं भी हुआ है, लेकिन जब आप उसे गलत चीज़ें बताएंगे तो वैसे कृपालु नहीं बन जाना कि ठीक है जो कर रहे हो करने दो। तो फिर इसके बाद राइट आंसर आपको कौन सा बच रहा है? सी वाला ऑप्शन, यानी प्राधिकारिक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? विकास के संबंध की बात की जा रही है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से विकास से संबंधित कौन सा तथ्य है, कौन सा नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा है, तो 4 ऑप्शन आपके पढ़ लीजिए। यह पूर्वानुमान के अनुसार नहीं होता है, तो ये देखो गलत हो गया। जब मैं आपको डेवलपमेंट पढ़ा रहा था, विकास पढ़ा रहा था, मैंने बताया था कि जो विकास होता है उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। किस तरह से? मान लीजिए कोई बालक स्पोर्ट में बचपन से अच्छा है, या क्रिकेट अच्छा खेलता है, या फिर पढ़ने में अच्छा है, उसकी मेमोरी अच्छी है, तब आप पूर्वानुमान लगा देते हो ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेगा, ये बहुत अच्छा फुटबॉलर बनेगा, ये डॉक्टर बन जाएगा आगे जा करके, है ना। आपको उस बालक को देख के, उसकी क्रिएटिविटी देख के आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं विकास का। तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर कहा है नहीं, पूर्वानुमान के अनुसार नहीं होता। इसके बाद यह अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, इसके बाद आपको ये वाला सही लग रहा है तो इसको अभी छोड़ते हैं और ऑप्शन पढ़ते हैं, शायद इससे बेस्ट ऑप्शन मिल जाए। सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, गलत है, समान दर से विकास नहीं करते। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, ये भी गलत है। जो विकास है आपका वो सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, याद रखिएगा, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक आपका विकास होता है। ये जो पॉइंट मैं बोलता जा रहा हूँ ना, इनको आप लिख सकते हैं, या अभी तक आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि जो आपका विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, और सभी व्यक्तियों का जो विकास की दर होती है वो एक समान कभी नहीं होती है। तो ये सभी क्या हो गए? गलत हो गए। अब जो बी ऑप्शन है आपका यही बचा, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। यह अनुवांशिकी यानी कि हेरिडिटी और वातावरण मतलब एनवायरनमेंट की अंतःक्रिया का परिणाम है। याद करना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि जो डेवलपमेंट होता है वो H/E होता है, H × E। तो यह अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है आपका विकास। अगला क्वेश्चन, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं LAD। इस तरह से याद रख सकते हो, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। फुल फॉर्म क्या है इसका? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। हिंदी में आप इसे भाषा अर्जन तंत्र भी कह सकते हैं, भाषा अर्जन यंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, चॉम्स्की ने भाषा मतलब जो चॉम्स्की का सिद्धांत है उसमें बताया गया था कि बालक के अंदर जो LAD होता है वो जन्मजात होता है, भाषा अर्जन यंत्र उनके पास होता है। तो जो अद्वितीय क्षमता है चॉम्स्की के अनुसार उसको क्या कहा गया? तो भाषा अर्जन यंत्र या LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के पक्ष में जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? जो विकास के सभी क्षेत्र की बात करें, जैसे आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ये कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? तो पृथकता से बिल्कुल नहीं, आंशिकता से बिल्कुल नहीं, यादृच्छता से बिल्कुल नहीं, समग्रता और साकल्यता से। समग्रता का मतलब भी आपका संपूर्ण होता है, समग्र होता है, और साकल्यता का मतलब भी संपूर्णता होता है। तो जो विकास होता है किससे होता है? ये कौन सी प्रक्रिया से विकसित होता है? यानी कि संपूर्णता से विकसित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगॉत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो तो क्या कहलाता है। तो देखिए, एक तो आपको यहीं पर प्रश्न ने हिंट दे दी कि जो मान लीजिए आप, मैंने एग्जांपल दिया था इसमें जब वाइगॉत्स्की की थ्योरी करवाई थी कि वो एक बालक जो छोटा है वो साइकिल चलाने में असमर्थ है, लेकिन जिसको साइकिल चलानी आती है, मान लीजिए नहीं, एक बाइक का ले लो, बाइक चलानी आपको बालक को नहीं आती, आप उससे बाइक चलाने के लिए उसे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उससे ज़्यादा जानता हो, यानी जो बाइक चला लेता हो, उसका नॉलेज हो, बालक से ज़्यादा नॉलेज हो, तो जो वो हेल्प करेगा उसको चलाने में, बताने में कि आपको इस तरह से एक्सीलेटर लेना है, इस तरह से इसके गियर जाते हैं आगे या पीछे, जो ये हेल्प होती है उसको कहते हैं स्काफ फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा हिंदी में बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा वाइगॉत्स्की के अनुसार बात की गई है, तो वाइगॉत्स्की ने पाड़ या ढांचा वर्ड का भी यूज किया था, और क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, इसका फोल्डिंग बोलते हैं, पाड़ या ढांचा आप इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ले वाइगॉत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। मैंने एक आपको हिंट बताई थी कि जब लेव वाइगॉत्स्की के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें समाज की बात की जाए तो राइट आंसर मैक्सिमम 99% वही होगा। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, सामाजिक पारस्परिक प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हेंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यदि वो ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत है। जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें एक थ्योरी थी हेंज की, वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो जिसने वो थ्योरी पढ़ी है तो उसको समझ में आ जाएगा। जब बालक ये बातें कर रहा है, एक लॉजिक दे रहा है कि हेंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा वो करेगा तो पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा, तो उसके अंदर कौन सी अवस्था है, तो उसके अंदर है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने चोरी करी है तो उसको दंड मिलेगा, इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं। मौखिक का मतलब क्या है, बात तो करते हैं लेकिन खुद से, जैसे मान लीजिए कोई बालक ड्राइंग कर रहा है तो मन में ऐसे बात करते हैं ना कि मेरा यहाँ पर मैं येलो कलर भरूंगा, यहाँ पर मैं ब्लैक कलर से फिल करूंगा, यहाँ पर मैं रेड कलर का यूज करूंगा, और बोलता जा रहा है, खुद से बातें कर रहा है, तो ये वार्ता कौन सी कहलाएगी, व्यक्तिगत वार्ता कहलाएगी, यानी वो बातें तो कर रहा है लेकिन खुद से कर रहा है, उसी को मौखिक संवाद भी कहते हैं। चलिए, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक संरचनाओं की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्कीमा। स्कीमा एक तरह से आपका माइंड मैप ही होता है। मान लीजिए कोई वस्तु आपने देखी और उसका जो मैप है वो पूरा आपके दिमाग में फिट हो गया, तो वो कहलाता है स्कीमा। और ये वर्ड किसने यूज किया था, जीन पियाजे के द्वारा इस वर्ड को यूज किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। ये आपका एक स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें जो कोहलबर्ग का नैतिक तर्क है उसको पहचानना है। वर्णन यहाँ पर दिया है, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, सार्वभौमिक, यानी कि ना तो वो कानून का सोच रहा है, ना ही जो समाज के द्वारा रूल बनाए गए हैं उसके बारे में सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि पूरी मानवता का, संपूर्ण मानवता का जो
विकास है या उसका हित है वो कैसे होगा। जब इस तरह का कोई भी बालक हो, व्यक्ति हो, जब सोचता है तो उसके अंदर कौन सी नैतिक विकास आ जाता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास आपका आ जाता है इसमें। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपने कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा ही होगा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी। जो स्टेटमेंट दिया गया उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेज में ये बातें हो सकती हैं। यहाँ पर दिया है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध हो, वो आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था प्रमुख कौशलों में है। द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन, या फिर तुलना, समानता, असमानता बताने की योग्यता। बिल्कुल, जब आप तुलना करेंगे तो जो चीज सामने होगी उसकी तुलना कर पाएंगे ना। तो यहां पर कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ गई, समानता बताएंगे या असमानता बताएंगे, तो वो मूर्त रूप में चीज होगी आपकी, तभी उसकी तुलना करेंगे, समानता बताएंगे या फिर असमानता बताएंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था प्रमुख कौशल है। तुलना, समानता व असमानता बताने की योग्यता आपकी कौशल कहलाएगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किसमें देखते हैं। तो ऑप्शन है आपके, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया। राइट आंसर हो जाएगा आपका सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, जीन पियाजे और जो लेव वाइगोस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को कैसे देखते हैं, तो सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। विकास के व्यापक आयामों की जो पहचान है वो किस तरह से करता है। तो एक शारीरिक विकास आपका होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास एवं संवेगात्मक विकास। जब मैं आपको डेवलपमेंट एंड ग्रोथ करा रहा था, मैंने इन सभी विकास के चरणों के बारे में आपको बताया था कि जो चरण नहीं कह सकते, फैक्टर कह सकते इसको। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास भी आपका होता है, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास एवं संवेगात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। मीडिया, परिवार, विद्यालय या फिर सरकार। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम होता है वो परिवार ही होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वहीं से, अपने परिवार से ही सीखता है बोलना, उठना, बैठना, बिहेव करना। ठीक है, सब कुछ परिवार से सीखता है, इसीलिए जो प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम होता है वो परिवार ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की कौन सी एजेंसी है। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर दूं, अगर कहीं पर ऑप्शन आपका सिर्फ परिवार लिख के आता है और बाकी ऑप्शन दिए हैं तो सिर्फ आपको परिवार टिक करके आना है ऑप्शन में। अगर परिवार एवं पास पड़ोस एक साथ दे दे और बाकी ऑप्शन में सिर्फ परिवार ना दिया हो, परिवार एवं पास पड़ोस दिया हो, क्योंकि जो पड़ोसी होते हैं वो परिवार ही उनको मान सकते हो, क्योंकि जब आप गेट के बाहर निकलेंगे पड़ोसी आपके घर में आते हैं, आपके साथ खेलते भी हैं, जो बालक होते हैं उनसे बातें करते हैं, तो बालक उनको देखेगा, उनकी क्रियाएं देखेगा, तो उनसे क्या करेगा, वो उनसे सीखेगा, समाजीकरण वहां से होगा। तो आप राइट आंसर, जब कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि परिवार एवं आस पड़ोस लिखा हो, तो वो भी आपका प्राथमिक एजेंसी में आ जाएगा। जैसा कि यहाँ प्रश्न में पूछ भी दिया, परिवार एवं जो आस पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की कौन सी एजेंसियां होंगी, तो प्राथमिक एजेंसी आपकी कहलाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपका ऊपर जुड़ा हुआ है परिवार भी। तो परिवार एवं पास पड़ोस या आस पड़ोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी उपागम बताता है कि डॉट डॉट ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान की संरचना के लिए क्या आवश्यक है, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक होता है।
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए, दंड तो आवश्यक है नहीं, यंत्रवत याद करना ये निगेटिव वर्ड है, याद रखिए। अनुबंधन बिल्कुल भी नहीं। तो जो संरचनावादी जो उपागम होता है वो क्या बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। 58 नंबर का क्वेश्चन है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने को कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन कौन से अभिविन्यास? तो देखिए, यहाँ पर टिट फॉर टैट की बात कर रही, कल मैंने तुम्हारे साथ साझा किया था अपना टिफिन, आज तुम हमारे साथ टिफिन अपना शेयर करिए। तो यानी टिट फॉर टैट यानी कि आदान प्रदान अभिविन्यास का यहाँ पर कथन हो गया। प्रारूप को किस अवस्था पर दर्शाता है? अब अवस्था की बात करें तो ये परंपरागत अवस्था में आपका आता है। परंपरागत अवस्था के अंदर जो चरण हैं आपके दो, उनमें से एक चरण आता है आपका आदान प्रदान। ठीक है, तो जो दो आपके ये खाली स्थान दिए हैं इनको भरना है आपको। तो पहला आपका जो सिद्धांत के अनुसार नूर का जो कथन है वो आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला ऑप्शन है विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है, बिल्कुल भी नहीं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था। वहां पर जो कथन था वो गलत दिया हुआ था, तो मैंने बताया था आपको कि जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी जनरल टू स्पेसिफिक आपका अग्रसर होता है। तो राइट तो आपका आंसर मिल गया बी। तीसरा ऑप्शन दिया है विकास केवल अनुवांशिकी का परिणाम है, तो ये भी गलत है क्योंकि जो विकास है वो अनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों का परिणाम है। विकास सतत प्रक्रिया नहीं है, तो ये भी गलत है। विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है यानी कि सतत प्रक्रिया है। तो जो सत्य की बात की जाए तो राइट आपको सिर्फ इसमें यही दिख रहा है कि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। तो ये सभी पॉइंट आपके मैंने जितने बता दिए, जो विकास होता है वो आपका अनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों का परिणाम होता है, इसको याद रखिए। विकास आपकी एक सतत प्रक्रिया है यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये जो पॉइंट बताता जाता हूँ बीच बीच में इनको सुनिए, याद भी रखिए इनको, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? याद रखिए, पूछा है असत्य। मांसपेशीय ताकत में वृद्धि, बिल्कुल ये शारीरिक विकास का ही भाग है। लैंगिक लक्षणों में विकास, ये भी आपका शारीरिक विकास से रिलेटेड है। शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि भी आपका शारीरिक विकास से रिलेटेड है। लेकिन शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन ना होना, ये आपका शारीरिक विकास से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि शरीर के अनुपात में परिवर्तन तो बिल्कुल होगा जब आपका शारीरिक विकास होगा। हाइट कम होगी, है ना, या ज़्यादा होगी, जब आपका मतलब आपकी हाइट बढ़ेगी तो अनुपात, शरीर का अनुपात तो रहेगा ना, कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपकी विड्थ कितनी हो गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं जब आपका शारीरिक विकास होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन ना होना ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है शारीरिक विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है यानी कि असत्य है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। चलिए, तो आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो यहीं पर खत्म होता है। इस प्रैक्टिस सेट में हमने 30 क्वेश्चन कर लिए, यानी कि टोटल 60 प्रश्न हमारे खत्म हो चुके हैं। जो आपकी सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं एक प्लेलिस्ट में आपकी सेव करता जा रहा हूं, तो आप रिवीजन के लिए भी इनको यूज कर सकते हैं। एक बार आप इनको पढ़िए। थ्योरी को अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप ये जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से लगा पाएंगे। अगर आपने सीडीपी को समझा है, रटा नहीं है, तो आप आंसर जरूर ऑप्शन देख के भी लगा पाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आपको लाइक करना है, ग्रुप में जो भी तैयारी करने वाले साथी हैं आपके, उनके साथ शेयर करना है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि लगातार आपको यहाँ पर सीडीपी की क्लास हो, चाहे आपकी सब्जेक्ट की पेडालॉजी हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ या पर्यावरण की पेडालॉजी, सभी की क्लासेस आपको
इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फेसबुक पर भी शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये हेल्पफुल है या नहीं है। आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को होने वाला है। तब तक मेरी कोशिश है कि मैं आपको सीडीपी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा पाऊँ, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा।